चुके हैं और डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कल 24 घंटे में पोर्टल पर 266 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। कोविड संक्रमित मरीजों में से 266 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,86,588 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 93,000 से ज्यादा टेस्ट आरटीपीसीआर के माध्यम से किए गए और 17,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में किए गए, निजी प्रयोगशालाओं में किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 4,03,28,141 टेस्ट किए जा चुके हैं और कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए 81,301 सैंपल भेजे गए। इस समय जो हमारे एक्टिव केस हैं उनमें से 2,46,169 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 7,157 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज हमारी राजकीय व्यवस्था में, राजकीय चिकित्सालयों में अथवा सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रहे हैं, या कुछ अभी जो नए केस होंगे वो एलोकेशन के प्रोसेस में है। आप अवगत हैं कि जो भी मरीज हमारे सरकारी चिकित्सालयों में इलाज करवाते हैं या राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में इलाज करवाते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी इलाज करवाते हैं, उन सबका व्यय सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा एक और नया शासनादेश भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति निशुल्क बेड चाहता है, निशुल्क अपना ट्रीटमेंट चाहता है और अगर उसको सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है, तो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के द्वारा यह उसको लिख कर दिया जाएगा कि सरकारी बेड उपलब्ध नहीं है और उसके आधार पर जो भी निजी अस्पताल हैं वो उसको भर्ती कर सकेंगे और उसका जो भी खर्च आएगा उस मरीज का, वो आयुष्मान भारत की दर पर राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। संक्रमण रोकने के लिए सर्वेलेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और लगातार इसके लिए कार्य किया जा रहा है। अब तक 2,37,579 इलाकों में 5,76,207 टीम दिवस के माध्यम से 3,36,35,750 घरों का सर्विलांस किया गया है, जिनमें रहने वालों की संख्या 16,23,53,288 है। सभी सरकारी अस्पतालों और जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, राजकीय या प्राइवेट, उनके लिए रेमडेसिविर दवा की व्यवस्था करवा दी गई है और वहां पर मरीजों को यह निःशुल्क उपलब्ध होगी। जो निजी चिकित्सालय हैं वो प्राइवेट मार्केट से खरीद करके मरीजों को ये उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन अगर ये प्राप्त नहीं हो पाता है तो कुछ दवाएं जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के डिस्पोजल पर भी रखी गई हैं, जहां पर किसी मरीज की जीवन रक्षा के लिए यह दवा उनको भी, अगर वो भले ही किसी भी अस्पताल में हो, उनको उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में लगातार चल रहा है। अब तक 99,75,626 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 21,13,088 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल 1,20,88,714 डोजेज अभी तक एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। आगे के लिए भी लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है वैक्सीनेशन के लिए, और मेरा अनुरोध होगा जो लोग भी 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन हो गया है उनमें अगर किन्हीं नगण्य प्रतिशत में अगर री इन्फेक्शन देखने को मिला भी है
तो उनमें सिवियरिटी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो कोविड के संक्रमण पहले तो होगा नहीं, और अगर हो भी गया, किसी कारण से अगर आपको ट्रांसमिट हो भी गया, तो आप में सिवियरिटी नहीं आती है। नगण्य लोगों में ही सिवियरिटी देखने को मिली है। इसलिए वैक्सीनेशन अपना जरूर करवाइए। संक्रमण इस समय प्रदेश में लगातार चल रहा है, और इसलिए जरूरी है कि हम सावधान रह करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम संक्रमण को होने दें, उसका प्रसार हम ना होने दें। और इसलिए जो भी मोहल्ला निगरानी समितियां हैं और जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां हैं, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस बात को ध्यान दें कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं या जो लोग भी लक्षण युक्त हैं, वो अपने घर में ही रहें, कहीं बाहर न घूमें। अपने घर में अगर वो कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे, दवाएं खाएंगे, तो स्वयं भी स्वस्थ हो जाएंगे और किसी प्रकार का संक्रमण भी नहीं फैलाएंगे। तो इसमें निगरानी समितियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सावधानियां बरतनी है बचने के लिए संक्रमण से, उनका लगातार उपयोग करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुलसी दल काढ़ा, तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, नीम की पत्तियों का सेवन कीजिए, दूध और हल्दी का सेवन करिए, गर्म दूध हल्दी का, गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा कीजिए, और व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपका श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, और संक्रमण पर आप विजय पा सकेंगे। तो आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। वीणा जी, आप तो आप खाद्य के बारे में, उनके बारे में जरा बताएं। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन को, जिनका कहना है गेहूं की इस बार देखा जाए तो हमारे जो खरीद है, परचेज है, वो रिकॉर्ड परचेज है। और कल का जो हमारी स्थिति थी, वो कल की डेट में 1,04,000 MT हुई। टोटल आज तक की जो खरीद है वो करीब 10 लाख MT हमारी हो चुकी है, जो गत वर्ष इसी अवधि में 4 लाख MT के करीब था। उसके हिसाब से हम लोग काफी अच्छी स्थिति में हैं आज की डेट में। हमने जो टोटल किसानों से परचेज किया है वो करीब 1,85,000 किसानों से हमने खरीद किया है, और करीब 8 लाख किसानों ने हमारे यहाँ पंजीयन करा रखा है। यानी ये सारे किसान आगे आने वाले समय में राज्य सरकार को अपना गेहूं बेचेंगे। जहां तक भुगतान की पोजीशन है, भुगतान में थोड़ा सा जो गैप दिखाई देता है वो 72 आवर्स की वजह से दिखाई पड़ता है। लेकिन करीब 1900 करोड़ के गेहूं की हमने खरीद किया है, और 1900 करोड़ के अगेंस्ट में हमारा करीब 1400 करोड़ 1100 करोड़ हम लोगों ने उनके खातों में भुगतान उनको प्राप्त हो गया है। 600 करोड़ पाइपलाइन में है, जो 72 आवर्स के हिसाब से चलता है। तो हम लोग काफी अच्छी भुगतान की पोजीशन में भी है। इस बार जो हमारे सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी हमारे 5500 केंद्र हमारे सक्रिय केंद्र हैं, जहाँ के किसानों से हम लोग खरीद कर रहे हैं। और किसी भी स्थिति में हमने इन किसानों हमने अपने केंद्रों को बंद होने नहीं दिया है। कहीं अगर पोजीशन ये आई है कि किसी कारणवश केंद्र हुआ है, तो तत्काल हमने पास के केंद्र वाले को उसका प्रभार देते हुए केंद्र को चालू रखने की कोशिश किया है। आगे आने वाले समय में भी यदि किसी भी तरीके की जो हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो भी काफी अच्छा है, और हमारा वेरिफिकेशन जो प्राप्त हो रहा है उसका जो निश्चित अवधि है वो 24 आवर्स में वेरिफिकेशन होके हमें प्राप्त रहा है, जिससे किसान को कोई प्रॉब्लम ना हो। यही स्थिति थी हमारे गेहूं के खरीद की। धन्यवाद वीणा जी। अब मैं अवनीश अवस्थी जी से अनुरोध करूंगा ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में जरा ब्रीफ कर देगा। अनम्यूट कर लीजिए।
सुन रहे थे एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन Yes. की। धन्यवाद नवनीत। मैं ऑक्सीजन के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि गृह विभाग से ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम पृथक से बनाया जाए। तो मुझे बताने में खुशी है कि पिछले 6 दिन से गृह विभाग में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जहां फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग कंट्रोलर, वहां पर उनकी पूरी टीम, गृह विभाग की और पुलिस की पूरी टीम, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम, ARTOs, और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़ गए हैं। तो एक नया कंट्रोल रूम पिछले 6 दिन से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जो है शुभारंभ किया गया है, और अब डीएम्स खुद अपनी कौन सी ट्रक किस जिले में कब जा रही है, और डीएम्स खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि जो ट्रक जो है भरने जा रही है ऑक्सीजन को, उसको टाइम से भरवा लें और वापस टाइम से जो है अपने जिले में मंगवा लें। तो ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम पहली बार प्रदेश में लागू किया गया, और देश में ये पहली बार है इस प्रकार का सिस्टम जो है लागू किया गया है, जहां जीपीएस बोन मोबाइल फोन्स प्रत्येक ट्रक में ड्राइवर्स को दिए गए हैं, और एक बहुत मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो ट्रक्स अब पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश के बाहर में चल रहे हैं, इनको पूरा ग्रीन कॉरिडोर भी दिया जा रहा है, जहां संभव है इनको जो है एस्कॉर्ट लगा के, पुलिस का एस्कॉर्ट लगाकर कहीं भी विलंब नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी प्रदेश के हर जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। मुझे बताने में खुशी है कि कल जो FSDA के माध्यम से हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके माध्यम से लगभग 321 जो है मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स को सीधे भी सप्लायर्स द्वारा सप्लाई की गई है, और पहली बार रिकॉर्ड लगभग 600 मेट्रिक टन की सप्लाई जो है हमारे प्रदेश में की गई है। और ये सामान्य समय में जहां 100-150 मेट्रिक टन होता था, तो उससे कहीं ज्यादा है। हमारे प्रदेश को भारत सरकार ने सबसे अधिक अलॉटमेंट भी ऑक्सीजन का दिया है, लगभग 850 मेट्रिक टन। लेकिन जो अलॉटमेंट हमारा बिहार, बंगाल और झारखंड में है, इनको हमको जो है उड़ीसा में है, इनको हमको उठा के लाने में टैंकर्स की जो है व्यवस्था करनी है। और अब तक जहां पहले मात्र 30-35 टैंकर लगाए गए थे, अब लगभग 64 टैंकर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और लगभग 20 टैंकर जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है लगाकर 84 टैंकर लगा दिए गए हैं। और जितने भी प्रदेश में टैंकर उपलब्ध थे, सबको इस कार्य में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश को नए टैंकर भी जो है भारत सरकार ने अलॉट किए हैं, 70 मेट्रिक टन के 5 टैंकर। इनको भी जो है अब हम लोग जल्दी ही 1-2 दिन में सप्लाई में लगाएंगे, जिससे कि हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकें। हम ये भी बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे पहले राज्यों में था जिसने ट्रेन चलाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। अब तक 6 ट्रेन हम लोग चला चुके हैं ऑक्सीजन की, और इससे भी बहुत राहत मिली है, क्योंकि ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन मंगाने पर हमारा आधे से ज्यादा समय बच जाता है। क्योंकि ट्रक जब जाता है 2 से 3 दिन जो है वो झारखंड जाने में लेता है और वापस लौटने में लेता है, तो ट्रेन जो है हमारी ज्यादा से ज्यादा लगभग 40 घंटे में वापस आ जाती है। तो इससे काफी समय की बचत हो रही है। हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे ऑक्सीजन के सप्लायर्स हैं, उनसे हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, और उनसे जो है हम पूरी व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि जहां भी संभव हो अतिरिक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश और किया है कि हम ऑक्सीजन का ऑडिट कराएं। इसके लिए गृह विभाग से IIT कानपुर, IIT BHU, हमारा जो IIM लखनऊ है, इसके साथ साथ जो है गोरखपुर का विश्वविद्यालय है, MNIT प्रयागराज है, AKTU है और HBTI है, इन सभी के डायरेक्टर से जो है समन्वय बनाकर IIT के मोबाइल ऐप के माध्यम से हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्रमुख सचिव जो हमारे चिकित्सा शिक्षा है आलोक कुमार, इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज हो और सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो टैंकर्स हैं, इनको हवाई जहाजों से भी ले जाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने हिंडन से जो है रांची 2 टैंकर्स भेजे। अभी कल आगरा, आज सुबह आगरा से
2 टैंकर जो है हमने रांची भेजे हैं। तो अब हवाई जहाज का भी इस्तेमाल हो रहा है और कल हम लोग लखनऊ से भी जो है टैंकर भेजे। तो आप सुन रहे थे अपर मुख्य सचिव गृह को, जिनका कहना है ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं ताकि लोगों तक ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंच पाए। इसके पहले आपने एसीएस हेल्थ को सुना, उनका कहना था स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हों, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। अब तक 16 करोड़ लोगों का सर्विलांस भी किया जा चुका है। संक्रमण को रोकने के लिए सर्विलांस को बेहतर माध्यम बताया है उन्होंने। वही अपर मुख्य सचिव गृह का कहना है हम लगातार ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी देख रहे हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है वहां पर ऑक्सीजन तय समय पर पहुंच पाए। और इसी बीच उत्तर